हेलो एट क्लास। ये हमारा पार्ट सेकंड है और हम कन्वेक्शन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं। बुक्स जो रेफर की गई है वो एस चांद और एनसीईआरटी की गई है। बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ ये एरो मैं दिखा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोयल हैज़ ए हाई इग्निशन टेम्परेचर सो ए कोयल फायर कैन नॉट बी स्टार्टेड बाय यूजिंग ए लाइटेड मैस्टिक डार्कली। कहने का मतलब है कोयले का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा है और आप यदि उसको एक माचिस की तिल्ली से उसको जलाना चाहोगे, कोयले को जलाना चाहोगे, तो उसको जलाया नहीं जा सकता, है ना। ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज स्मॉल हीट प्रोड्यूस, क्योंकि एक मैस्टिक से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो बहुत स्मॉल होगी और जो कोयला है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, हम इग्निशन टेम्परेचर पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोयले का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और जो मैस्टिक्स है वो उसको उस टेम्परेचर पे नहीं लेके आ पाती, क्योंकि वो सफिशेंट हीट ही प्रोड्यूस कर पाती है, तो इस वजह से कोयल जल नहीं पाता। तो फिर उसका इनडायरेक्टली वे क्या है जिससे कोयला जलाया जा सके? तो एक कोयल फायर इज स्टार्टेड इनडायरेक्टली एज फॉलोज। अब देखिए कैसे जलाया जाएगा। तो कहता है इसके लिए एक पीस ऑफ क्लॉथ लीजिए, उसको कैरोसिन ऑयल में डिप कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद उसके ऊपर पीस लगा दो वुड्स के, है ना, अरेंज कर दो उसके ऊपर। जैसे ही अब उस कपड़े पे मैस्टिक से आप उसको फायर लगाओगे तो वो कपड़ा बर्न होगा, बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने से जो वुड है उसके ऊपर उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके पहुंच जाएगा उनका, और वुड्स में भी क्या लग जाएगी बच्चों? फायर लग जाएगी। इस तरह से आप कोयले को फायर दे सकते हो यदि उसके इग्निशन टेम्परेचर पर उसको पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर का नाम सुना है? जी, जिसका नाम होता है वन ज्वाला, है ना, जो वनों में लगती है। जैसे कि आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह से फॉरेस्ट के अंदर फायर लगी थी और काफ़ी लाखों में, है ना, जो एनिमल्स थे बच्चों, उनकी डेथ हो गई थी। और इसका जो टाइम होता है वो हॉटेस्ट समर डे में होता है, गर्मियों के दिनों में ये फायर लगती है। और बच्चों ये अपने आप ही लगती है, विच अकर ऑन देयर ओवन। इसके पीछे ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं रहती, ये अपने आप ही नेचर में अपने आप ही हो जाती है। कैसे होती है अब वो समझिए। डूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब गर्मी अपनी पीक पे होती है तो क्या होता है कि जो सूखी ग्रास होती है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। और जैसे ही जो सूखी घास है उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता है तो वो खुद ही जल उठती हैं और पहले तो एक ये छोटा सा हिस्सा जलता है और बाद में ये धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट पे काबू कर लेता है। और फिर बाद में इस तरह की आग को बुझाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो फायर होती है वो अपने आप ही होती है, वो किस तरह से होती है? तो बच्चों मैंने आपसे बताया कि देखो, जब पत्तियाँ पेड़ से टूट के नीचे पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उसके अंदर पानी जो होता है वो निकल जाता है ना, सूखी हो जाती है तो पानी चला जाता है। अब उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और वो हीट पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पत्तियाँ सूख जाने के बाद उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इजंट इट? ऐसा ही है ना। तो याद रखना, सूखी चीज़ है पत्ती तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया, पर यही पत्ती यदि गीली होती तो बताओ उसको जलाने में समय लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? पानी की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। पर अब तो पत्ती टूट के नीचे पड़ चुकी है और सूख गई है, ड्राई हो चुकी है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हो गया कम, जिससे कि वो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेगी और इस तरह से फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? ये आप देख रहे हो, ये एक एम्प्टी पेपर कप है, कागज़ का बना हुआ है और नीचे बर्निंग कैंडल है। अब जैसे ही इसको फायर दी जाती है तो ये एम्प्टी पेपर है, ये बर्न हो जाता है, जल जाता है। पर जैसे ही अब इसमें पानी डाल दोगे, वाटर डाल दोगे, तो ये जो पेपर कप है अब वो बर्न नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है?
बताइए। अब तो आप बता सकते हो, तो इसका रीज़न ये है कि जब इसके अंदर पानी नहीं था तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम था, है ना। जो हीट बनी वो हीट ही इसको जलाने में सफिशेंट थी। पर जैसे ही अब इसमें हमने पानी डाल दिया तो ये जो अ, पानी जो हमने इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद जो हीट है, अब वो कागज़ तो रखेगा नहीं, वो कागज़ किसको सप्लाई कर देगा, वाटर को, जिससे कि ये बच जाता है अपना इग्निशन टेम्परेचर लाने में। यहाँ पानी नहीं है तो ये हीट किसी को देता नहीं, तो इसको खुद ही झेलनी पड़ती है वो हीट, जिससे उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है और ये कागज़ जल उठता है। पर यहाँ पे ये कागज़ जो है ये वाटर को दे देता है, ठीक है ना, और वाटर को देने के बाद ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ ही नहीं पाता। तो ये रीज़न है कि ये कागज़ नहीं जलेगा, ठीक है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है। ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं फर्स्ट और सेकंड के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप जानते हैं, वी नो डैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली। कहता है गीली हरी पत्तियों को जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि सूखी पत्तियां बहुत जल्दी जल जाती है। तो उसका पीछे रीज़न मैंने अभी आपसे दे दिया था कि द ग्रीन लीव्स कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर, ये लिख रखा है। देखिए, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा, द ग्रीन लीव्स कंटेन ए लॉट ऑफ वाटर, दिस वाटर डज नॉट अलाउ द ग्रीन लीव्स टू गेट हीट टू देयर इग्निशन टेम्परेचर इजिली। ये जो गीली पत्तियां हैं ये उसको अलाउ नहीं करती उसके इग्निशन टेम्परेचर पर सूखी पत्ता सूखी जो लीव्स होती है बच्चों, वो बहुत जल्दी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाती है। क्यों? कि पानी होता ही नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, जो सिलेबस में तो नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं बनता, पर आपके वैसे इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, वो है द हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक, कि किस तरह से माचिस की तिल्ली बनी। तो देखिए, पहले तो ये पूछता है कि व्हाट इज़ मैस्टिक्स। तो एक छोटी पतली लकड़ी का हिस्सा जिसके एक एंड पे केमिकल लगा होता है कि नहीं होता है, एक एंड पे केमिकल लगा होता है ना। अब वो बताऊंगा किसका बना होता है, ठीक है ना। विच इज़ यूज टू लाइट ए फायर, जिसका काम होता है जलाना, है ना। कब? जब उसको किसी एक रफ सरफेस के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैस्टिक। क्या बोलते हैं? मैस्टिक। जो मैस्टिक है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, ठीक है ना, और अबाउट 5000 ईयर अगो, ठीक है ना। कहते हैं कि लगभग 5000 साल पहले एक बेटा एक प्लांट होता है जिसका नाम है पाइन वुड, उसकी पीस ले लिए जाते हैं, छोटे पतले पतले, ठीक है ना, और उसके उसके एक एंड पे क्या लगाया जाता था, सल्फर लगाया जाता था। वो यूज़ करते थे इन द एंशिएंट इजिप्ट टाइम, मतलब इनके टाइम पे, इजिप्ट के समय पे। अब जो जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है वो तो अभी बस 200 साल पहले ही बनी है। मतलब जो पहले माचिस थी वो 5000 पहले बन चुकी थी, पर जो अब नई टेक्नोलॉजी जो कह सकते हो वो 200 साल पहले आई थी। और उसमें भी क्या था, उसमें पहले ये होता था कि हम 3 चीज़ें यूज़ करते थे। ट्राइसल्फाइड, ये नाम याद रखना पड़ेगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। हम आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने बोलता हूँ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस, इसका नाम याद रखना, मेन तो ये है। ये 3 चीज़ें मिलके हम केमिकल बनाते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में बच्चों ग्लू भी डाल देते हैं। ग्लू क्यों होगा तो आप समझ सकते हो, चिपकने के लिए, और थोड़ा सा स्टार्च डाल दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये चारों मतलब 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें एक साथ मिला के और फिर उसको माचिस के एक एंड पे लगा दी जाती है, ठीक है ना। पर ऐसे जब ये लगाने लगे ना, तो क्योंकि इसके अंदर देखो, ये देख रहे हो, ये वाइट फॉस्फोरस ये बड़ी पॉइजनस है, जहरीली है। तो इसलिए जो कंपनी में, जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, ये उनके लिए घातक हो सकता है गलती से हाथ पे लग जाए, है ना, या कुछ भी, कोई भी हो सकता है भाई। और प्लस में जो यूज़र है, मान लो जो खरीद के लाया है, जैसे हम लोग खरीद के लाए, तो ये उनके लिए भी डेंजरस हो सकता है। वो लिख रहा है दोनों के लिए। तो इसलिए क्या किया, जो ये वाइट फॉस्फोरस है ना, इस पे क्या कर दिया बच्चों, इन्होंने कर दिया बैन, इन्होंने बैन कर दिया इसके ऊपर। भाई कहता है कि ये वाइट फॉस्फोरस नहीं यूज़ कर सकते। तो फिर आप बोलोगे फिर क्या यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मिलाई जाएंगी, बस एक वाइट फॉस्फोरस की जगह, इसकी जगह हम रेड फॉस्फोरस यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों, रेड फॉस्फोरस यूज़ कर लेंगे। वो देखिए कैसे। This day, the head of mastics
कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है ना। अब क्या किया, इन दिनों में हम क्या करते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये प्लस में पोटाशियम क्लोरेट, ये दो यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना ये जो वाइट फॉस्फोरस इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो इसकी जगह क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस। पर वो कहाँ यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे जो माचिस के साइड में जो दो रफ सरफेस नहीं होते, जहाँ पे माचिस रफ की या रब की जाती है, वहाँ पे हम लाल कलर का रेड फॉस्फेट यूज़ करेंगे। तो रेड कलर का ही होता है ना बच्चों, तो वो किसकी वजह से होता है, तो आप ये भी जान गए, वो होता है बच्चों, ये रहा देखो, रेड फॉस्फेट की वजह से होता है। ठीक है ना, याद रखोगे। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, रेड फॉस्फोरस की वजह से। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, चलो, तो रेड फॉस्फोरस की वजह से होता है। क्योंकि रेड फॉस्फोरस क्यों होता है, तो रेड फॉस्फोरस इज मच लेस डेंजरस देन वाइट फॉस्फोरस, वो थोड़ा सा कम डेंजरस होता है, इसलिए वाइट फॉस्फोरस को ना यूज़ करके हम किसको यूज़ कर लेते हैं, रेड। अब देखो कैसे होता है वो, ये तो हो चुकी है भाई हिस्ट्री। अब उसकी वर्किंग देखना चाहो तो देख सकते हो, वो देखो कैसे कहता है, जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं रफ सरफेस के साथ, तो जो क्या था वो रेड फास्फोरस था ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाइट फास्फोरस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फास्फोरस के अंदर। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि जो रेड फास्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट फास्फोरस के अंदर। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दिस वाइट फास्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोरेट। अब ये वाइट फास्फोरस किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटाशियम क्लोरेट के साथ। देखो ये पोटाशियम क्लोरेट मैंने बताया था ना, ये रहा, ये वाइट फॉस्फोरस पहले रेड था, अब ये किस में बदल गया, वाइट में। वाइट होने के बाद अब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटाशियम क्लोरेट के साथ। तो देखो दिस वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोरेट इन द मैस्टिक, है ना। आगे हैड टू प्रोड्यूस, जिससे क्या बनती है, हीट बनती है, और ये हीट फिर जला देती है किसको, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को। किसको, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को। ये जो हीट बनी ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को बंद कर देती है, जिससे माचिस भी जल उठती है। तो इस तरह से माचिस की हिस्ट्री थी और इस तरह से इसकी वर्किंग थी। यदि आपको अच्छी लगी तो देख लो, याद कर सकते हो तो कर लेना, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। अब आता है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले एक दो बातें समझ लो, जब बर्निंग होती है तो क्या निकलेगी बच्चों, फायर निकलेगी नहीं। जब आग लगती है, कन्वेक्शन होता है, तो फायर तो निकलती है। अब ये जो फायर है ये ठीक भी है और गलत भी है। अब वो कैसे, तो कहता है कि फायर इज़ यूजफुल एज वेल हार्मफुल। कैसे, यूजफुल तो ये है कि भाई हम खाना बना लेते हैं, है ना, दिस इज़ यूजफुल फायर, ये बढ़िया हो गई। पर विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक आवर फूड, सही बात है ना। बट वैन फायर ब्रेक आउट इन हाउस, एन ऑफिस, ए फैक्ट्री, ए ऑयल टैंकर, ए पेट्रोल पंप और एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, देन द फायर इज हार्मफुल। और जब यही फायर जब बच्चों घर में, ऑफिस में, टैंक में आग लग जाती है, तो भाई यही खतरनाक हो जाती है, यही हार्मफुल हो जाती है। इसकी वजह से कई, है ना, इट कैन कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नुकसान हो जाता है। सच फायर्स मस्ट बी ब्रोट अंडर कंट्रोल, इस तरह की आगों को बिल्कुल एक नियंत्रण में करना चाहिए और एग्जिस्टिंग्विश एट द अर्लीस्ट, जल्दी जल्दी इनको बुझाना चाहिए, है ना। तो अब ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। वह प्रक्रम जिसमें हम क्या करते हैं कि आग को बुझाते हैं, वो क्या बोला जाता है, फायर फाइटिंग। देखो हर शहर के अंदर, एवरी सिटी, है ना, एक फायर सर्विस होता है ना, होता है ना फायर सर्विस स्टेशन, हर शहर के अंदर होता है। जैसे रेवाड़ी में भी है ना, दिल्ली में भी है। दिल्ली के अंदर जो आपका फायर सर्विस है वो है, उसका नंबर है वो 101 है, हर सिटी के अंदर होता है। ठीक है ना। जैसे ही भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, यदि ऐसा कुछ होता है, मान लो फायर वगैरह लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है बच्चों, हमें जल्दी से जल्दी फायर सर्विस स्टेशन के अंदर फ़ोन में जाना चाहिए, ताकि जो फायर है उस पर क्या पाया जा सके बच्चों, कंट्रोल पाया जा सके, है ना। अब हमें तो ये पढ़ना है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करें। तो कहता है कि ये तीन चीज़ें, बाय रिमूविंग द फ्यूल, ये मैंने आपसे पहले बताया था कि आप फ्यूल को क्या कर दो, वहाँ से रिमूव कर दो, है ना, बाय रिमूविंग द फ्यूल। और फिर क्या कहता है, फिर कहता है, चलिए फिर कहता है बाय रिमूविंग द फ्यूल। ओके, दूसरा बाय रिमूविंग द हीट,
माने कि हीट निकलने, हीट बाय रिमूविंग द हीट का मतलब है बाय कूलिंग विद वाटर, ठंडा कर दो उसको। थर्ड, बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंसेस विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 स्टेप है भाई, याद रखोगे। पहला कौन सा है, बाय रिमूविंग द फ्यूल, दूसरा बाय रिमूविंग द हीट, तीसरा बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। ये 3 स्टेप हैं। अब ये 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला क्या है, रिमूविंग द फ्यूल। मैंने कहा था यदि एक कमरे में यदि फायर लगती है तो सबसे पहले हमें वहाँ से फर्नीचर, बेड, जो भी है, जो भी मटेरियल, अदर मटेरियल्स है, उनको वहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि वो करते हैं फ्यूल्स का काम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये काम करेंगे, ठीक है ना। और जैसे ये फ्यूल्स नहीं होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये हो गया रिमूव द फ्यूल, ठीक है बच्चों। जिसको मैंने बताया था, फ्यूल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। दूसरा रिमूव द हीट, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप क्या करो, उसको ठंडा कर दो। अब ठंडा करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, शाबाश बताओ, पानी का, बिल्कुल। वाटर इज यूज टू रिमूव, देखो ये लिख रखा है, वाटर इज यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम ए बर्निंग सब्सटेंस एंड टू मेक इट कूल टू बर्न फर्दर, ठीक है ना। पानी यूज कर लेना चाहिए जिससे वो ठंडा बन जाए। अब बोलोगे ठंडा कैसे क्या होगा, तो मैं आपसे बताता हूँ। आपने कभी गीली लकड़ी जलाई हो और कभी सूखी लकड़ी जलाई हो, किसको जलाना आसान होता है? ऑफकोर्स ड्राई वुड को जलाना आसान होता है। क्यों? ड्राई वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है, गीली का जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो बस यही कारण है, जब हम पानी डाल देंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो बस हम कूलिंग कर देंगे। पर भाई जो पानी है ना, वो हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता बच्चों। कैसे? तो आप बोलोगे कैसे कैसे यूज़ नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूँ भाई, ऑयल और पेट्रोल की वजह से जो आग लगती है वहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मान लो कोई भी ऑयल टैंक है, उसमें आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा, पानी तो नीचे चला जाएगा और पेट्रोल और ऊपर आ जाएगा और आग लगी रहेगी, तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि पेट्रोल पानी पे तैरता है, तो पानी नीचे चला जाएगा खुद ही और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। दूसरा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है कहीं पे, मान लो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते पानी का। क्यों? क्योंकि पानी कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी का, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बाकी जगह हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। तब देखिए नेक्स्ट है, कट ऑफ द एयर सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दो, बंद कर दो। तो याद करो, मैंने कहा था कि जब भगवान ना करे ऐसा हो कि मान लो किसी पर्सन को फायर ने पकड़ लिया है या उसको आग लग गई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा था कि उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाएगा ना बच्चों, ताकि एयर की, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो सके, बंद हो सके। तो बस वही यहाँ पे करेंगे, कट ऑफ द एयर सप्लाई। अब वो कैसे की जा सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए वो यूज़ करेंगे। कैसे? ये है एक फायर एक्सटिंग्विशर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आग को बुझाना। इसके अंदर भरी जाती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही हाई प्रेशर पे भरी जाती है, इसलिए गैस को जब आप हाई प्रेशर पे करते हो तो वो लिक्विड में बन जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डेंसर होती है बजाय किससे, एयर से, इसलिए वो अलग से ही दिख जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक लेयर सी बना लेगी। जैसे स्मोक करते हैं तो वो धुआं नहीं बनती है अलग से, इस तरह से एक धुआं बन जाएगी और उसके चारों ओर घेर लेगी उसको, जो चीज़ जल रही है। अब मान लो उसको चारों ओर से घेर लेगी तो ऑक्सीजन जो अंदर आ रही है वो जा ही नहीं पाएगी, रुक जाएगी, जिस वजह से वो जो मटेरियल है जो जल रहा है वो जलना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। तो ये यूज़ किया जाता है। यदि किसी के पास ये भी ना हो तो फिर वो पाउडर यूज़ कर सकता है। किसका पाउडर? वो 2 पाउडर है, याद रख सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा है पोटाशियम बाइकार्बोनेट। कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट आप जलती हुई चीज़ पर डालोगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो तुम सब जानते हो कि एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझा देगा। तो यही मैंने आपसे बताया। यदि फायर बहुत स्मॉल है तो वहाँ पे आप आग बुझाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, सैंड का भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये लिख रहा, स्मॉल फायर कैन बी extinguished by throwing sand or soil over it।
किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अब दूसरा आता है, द कुकिंग ऑयल फ्राई इन ए फ्राइंग पैन इन द किचन कैन बी एग्जिस्टिंग बाय कवरिंग द पैन विद ए फायर ब्लैंकेट और ए डैम्प क्लॉथ। जब मतलब कई बार फ्राइंग पैन में जब कुकिंग ऑयल फायर पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेता है, उस केस के अंदर आप उसको बुझाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो ये लिखता है फायर ब्लैंकेट। क्या यूज़ कर सकते हो, फायर ब्लैंकेट, या फिर डैम्प क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। फायर ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हो और क्या यूज़ कर सकते हो, डैम्प क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो इफ़ द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, अब तुम बताओ यदि किसी पर्सन के क्लोथ जो किचन में काम कर रहा है उसको आग पकड़ लेती है, कैश फायर हो जाती है, तो उस पर्सन को हमें जल्दी से क्या कर देना चाहिए, ब्लैंकेट से क्या कर देना चाहिए बच्चों, कवर कर देना चाहिए, है ना। तो ये बातें मैंने आपसे बताई थी अभी थोड़े दिनों पहले, कल ही इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये। तो ये था बच्चों आज इसके बारे में हमने पढ़ा कन्वेक्शन फ्रेम के बारे में। यदि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से प्ले कर सकते हो और फिर से सुन सकते हो। बाकी मैंने बहुत ही इजी शब्दों में और बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपके पास सेंड किए हैं ग्रुप में, वो क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए और रोज़ के 2-2 क्वेश्चन आप याद कीजिए।